और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं 1947 से 2025 तक बंटवारा पॉलिटिक्स का विश्लेषण। आज मैं एक एक करके आपको हर तथ्य और तथ्य पे लेके जाऊंगा। धर्म वाला बंटवारा, इसे ध्यान से सुनिएगा, ये एक तरह के बड़ा खुलासा भी है। धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े हुए, जो लोग कहते हैं ना कि आज धर्म की बात होती है, आज हिंदू मुसलमान की बात होती है, धर्म के आधार पर दो टुकड़े किए गए। बंद कमरे में हुए फैसले की कीमत करोड़ों लोगों ने चुकाई है। व्यूअर्स, करीब 10 लाख लोग मरे, 1.5 करोड़ से ज्यादा बेघर हुए। यह अनुमानित आंकड़ा है, यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा होगा, मैं आपको यकीन देकर यह बात को कहता हूं। इसके बाद लाशों से भरी 83,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से भारत आती थी, मतलब ट्रेनें कट के भारत आई। पंडित नेहरू ने बिना परिणाम सोचे बंटवारा मंजूर किया, ऐसा आरोप उन पे लगता है, उनके दौर के नेताओं पर लगता है। आज के दौर का बंटवारा क्या है, आइए आज पर लेकर आता हूं मैं आपको। आज के दौर का बंटवारा क्या है? धर्म के आधार पर, यानी हम ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आए हैं। आज के दौर का बंटवारा यह है कि धर्म के आधार पर सनातन को गाली दी गई, हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयास हुआ, भाषा के आधार पर गैर मराठियों को महाराष्ट्र में पीटा गया और गठबंधन बरकरार है अभी भी। सियासी लाभ वाले जाति धर्म को वोट बैंक बनाया गया। ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, MY यानी मुस्लिम यादव, MD यानी मुस्लिम प्लस दलित, PDA पिछड़ा दलित प्लस अल्पसंख्यक। यह पूरा खेल खेला जा रहा है आज की तारीख के अंदर। लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है, आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कुछ सियासी दल 1947 से आज तक, यानी साल 2025 तक बंटवारे वाली सोच को ढो रहे हैं? आज का यह बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी। मेरे साथ अतुल लौंदे पाटिल साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजर जियाई साहब है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले आप सब लोगों को आजादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विभाजन विभीषिका को याद करने का भी दिन है। सुधांशु त्रिवेदी, जब आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका को याद दिलाया, नहीं तो यह तो देश भूल ही गया था कि 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था? ट्रेनें कट के आई थी, लोगों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ था। वो सब कुछ इस देश में 70 साल तक छुपाया गया। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को, जिन्होंने इसी विभाजन की विभीषिका से दुखी होकर उसी समय में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। उन्होंने लिखा था, लाहौर कराची ढाका पर है बदली काली का साया, गिलगित पर और पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया जी। और आगे उन्होंने लिखा था, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो करोड़ों लोग जो बेघरबार हुए, लाखों लोग जो मारे गए, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और लास्ट की जो लाइन थी वो आज याद करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। अब मैं बताना चाहता हूं आज की बात पे। भाई साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, पहलगाम से एक हफ्ता पहले आसिम मनवीर अपने मुंह से बोला है कि 2 नेशन थ्योरी थी और हम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने अलग होकर बनाया। अब इसके बाद भी अगर कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे, यानी जब मुल्जिम ने इकबालिया बयान दे दिया उसके बाद भी जुर्म को किसी और पे साबित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये उस दुखद घटना के साथ एक क्रूर मजाक है जिससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, जी अब मैं विवेक को लेकर आना चाहता हूं। विवेक, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब विभाजन विभीषिका दिवस था, उस पे केरल के मुख्यमंत्री ने जब गवर्नर ने आदेश दिया तो बोला कि ये बनाने की आवश्यकता क्या है,
और बकायदा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? हाँ। लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ रेप हुआ ही नहीं, विभाजन कब तक छुपाएंगे? कब तक ढकेंगे इस सच्चाई को? विभाजन जरूर हुआ। नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहाँ देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। ये किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे, गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, देखो साहब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक सही कहा है पिनराई विजयन ने, स्टॉप डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था? बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, हार्डकोर लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, मैंने ये नहीं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर थे वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, मैं कोई मुसलमानों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे नहीं थे। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए, गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए, और कहा you made your point. Okay, मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साएं में, अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में, अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। आधी मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 मार्च 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना। एक सेकंड विवेक, अपनी टर्न पे मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक हाँ बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए बाएं साएं मत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते हैं, वही लाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया, आए बाएं साएं मत
बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा। और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई, अंट-शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे। झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। ओके, अतुल लौंदे पाटिल साहब, मैं आपके नेताओं को सुन रहा था। वो नेता कहते हैं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा विभाजन कराया, लेकिन विभाजन में तो कांग्रेस इन्वॉल्व थी। विभाजन के कागजों पे साइन तो कांग्रेस के नेताओं ने किए, जिस कांग्रेस के आप अपने आप को वंशज कहते हैं। मेरा हम्बल प्रश्न ये है, क्या विभाजन विभीषिका को आप मानते हैं या नहीं मानते, इस विभाजन के दंश को? मैं अपेक्षा करता हूं जिस तरह से सुधांशु जी को आपने शांति से सुना, बीच में आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इतिहास बड़ा है। और सुधांशु जी हाँ, तो जब आप पहले बोल रहे थे, पहला आपका जो डायलॉग चल रहा था, शुरुआत जहां से की, तो मुझे वहां पर दिख रहे थे अंग्रेज, मुझे वहां पर दिख रहे थे, मेरे स्मृति पटल पे आ रहे थे जिन्ना, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे आरएसएस, मेरे स्मृति पटल पर आ रहे थे सावरकर। ये सबने मिलकर इस देश का जो विभाजन करा है, वो सारा इतिहास में सब सामने खड़ा है। किसने 1936 में सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी रखी अहमदाबाद के अधिवेशन में? हिंदू महासभा के सावरकर ने रखी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 के आंदोलन को गुंडों का आंदोलन कहा था और ब्रिटिश गवर्नर से मांगी थी, जरूर परमिशन मांगी थी कि इसको हम तोड़कर निकालेंगे। मुस्लिम लीग के साथ बैठने वाले हिंदू महासभा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 3 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ था, क्योंकि धर्म के नाम पर कोई राजनीति हो कांग्रेस कभी मानता नहीं था। 3 प्रांत, बंगाल था, सिंध था, पंजाब था, तीनों जगह इन्होंने सरकारें बनाई थी। इन्होंने जब से 1916 की बात की, 1909 में सबसे पहले मुरली मिंटो एक्ट जब आया था, तो 1906 में सुलीवन उनके सेक्रेटरी ने सर अहमद खान को बुलाया था और मुस्लिम लीग के लिए हम कुछ कंसेशंस ला रहे हैं, तो आप स्थापना कीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और 1909 में मुरली मिंटो पैक्ट आया। पहली बार, सुनिए, बीच में बोलिए मत अभी, क्योंकि ये इतिहास मुझे 1.5-2 मिनट में रखने दीजिए। वहां पर पहली बार जो है राजनीतिक आरक्षण जो है वो मुसलमानों को मिला। 1916 में लोकमान्य तिलक, जिन्ना और एनी बेजेंट, इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था, जो दिया था, उसे महात्मा गांधी जी ने निकाल दिया। पृथक जो आरक्षण है वो कभी भी कांग्रेस ने मान्य नहीं किया, कभी नहीं किया। अब रही बात, किसने लिखा था बंच ऑफ थॉट में कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, हमें इस देश के मुसलमानों को खत्म करना है, मुसलमान नहीं चाहिए इस देश में। ये गोलवलकर ने लिखा था बंच ऑफ थॉट में, ये उनका कहावत था। किसने? सावरकर जी ने आईएनए के खिलाफ, इंडियन नेशनल आर्मी के खिलाफ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आर्मी के खिलाफ 2 मिनट कराई थी, सावरकर जी ने कराई थी। और आज भी हमारा सुनो, आज भी हमारी जब प्रार्थना होती है,